हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने पहला वीडियो, जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे टॉप 25 क्वेश्चंस का, उसका पहला वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लिया होगा। और जिन लोगों ने अभी पहले वीडियो के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो लोग उनको अच्छी तरह तैयार कर लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सभी लोग इनको तैयार करें। और आज इसी क्रम में लक्ष्य सीरीज का 25 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर तैयार करें। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, जहां पर साइंस का पोर्शन आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, उन सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को तैयार करें, मन लगा करके इन क्वेश्चंस को लर्न करें और इनके नोट्स बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पार्सेक मात्रक है। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। सभी लोग जानते हो जो पार्सेक है ये लेंथ में नापी जाती है, अर्थात जो पार्सेक है वो लेंथ की यूनिट है। और लंबाई की यूनिट का मतलब यहां पर ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं, दूरी का, प्रकाश की चमक का, समय का, चुंबकीय बल का। इसका मतलब दूरी क्या है, लेंथ है, दैट मीन्स पार्सेक इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो कई एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का, डिस्टेंस का, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सभी लोग पढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज को मैं कायदे से ट्रांसलेट भी कर रहा हूं जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो प्रकाश की तीव्रता का मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको मेजर किससे किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बेटा मेजर किया जाता है लक्स मीटर से। किससे, लक्स मीटर, ठीक है ना। जो लक्स है वो किसकी यूनिट है, प्रदीप्त घनत्व। तो ध्यान से सुने सभी लोग, इसको नोट भी कर लें। लक्स इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस डेंसिटी, प्रदीप्त घनत्व। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको सब लोग नोट कर लें। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय द लक्स मीटर, बाय द लक्स मीटर, ठीक है। नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने, ध्यान से इसके नोट्स बनाते जाएं, स्क्रीनशॉट भी ले लें क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्या कह रहा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपने ये चीजें पढ़ी भी हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट एक्सीलरेट हो, त्वरित हो, तो व्यक्ति के भार में परिवर्तन प्रतीत होता है ना। परिवर्तन प्रतीत होता है, परिवर्तन हो नहीं जाता है, परिवर्तन प्रतीत होता है। और इसके अलग अलग केस होते हैं। इसमें पहला केस क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट कहां जा रही हो, ऊपर की ओर, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आभासी भार का फार्मूला क्या होता था, एपरेंट वेट का फार्मूला क्या होता था बच्चों, W डैश इज इक्वल टू M इंटू जी प्लस ए। W डैश इज इक्वल टू M इंटू जी प्लस ए। सभी लोगों ने ध्यान से सुन लिया। और अगर लिफ्ट कहां पर जाए, नीचे की ओर, ए एक्सीलरेशन से, तो W डैश इज इक्वल टू M इंटू जी माइनस ए, ठीक है। तो ऊपर जाने पर भार क्या होता है, M इंटू जी प्लस ए, ठीक है बच्चों। तो एक बात हमको क्लियर हो गई कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी ए एक्सीलरेशन से, तब इस दशा में व्यक्ति को अपना भार अधिक प्रतीत होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, ऑप्शन नंबर बी, व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, इसको सभी लोग जरूर तैयार कर लें। व्हेन ए लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, देन वेट ऑफ द मैन अपीयर्स विल बी लार्ज, सॉरी मोर, ठीक है। लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार अधिक प्रतीत होता है जब ए त्वरण से जाएगी, और जब नीचे आएगी तब उसको अपना भार घटता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। और सभी लोग जानते हो लिफ्ट की डोरी अगर अचानक टूट जाए तो उसको अपना भार कैसा प्रतीत होगा, शून्य। उसको कहते हो वेटलेसनेस। क्या बोलते हो,
वेटलेसनेस। ठीक है, आई होप सभी को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल लग रहे हैं कि नहीं, और ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को शेयर करें जिससे सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? देखो इसने एक चीज यहां बोल दी है, निर्वात मींस वैक्यूम। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ लें, वैक्यूम में अगर 3 बॉडी आयरन, पेपर और स्टोन को नीचे ड्रॉप किया जाए तो क्वेश्चन कह रहा है ग्राउंड पर पहले कौन पहुंचेगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि गुरुत्व का जब प्रभाव होता है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वायुमंडल की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, भारी ऑब्जेक्ट पहले आती है। ध्यान से सुनो सभी लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की उपस्थिति में भारी वस्तु पहले आती है। अन्यथा हम लोग आंसर को क्या लिखते हैं कि तीनों वस्तुएं यानी लोहा, कागज और पत्थर तीनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन का? सभी लोहा, कागज और पत्थर तीनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लें जल्दी सभी लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 5, यदि केस नली की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो जल स्तर की ऊंचाई होगी। इफ रेडियस ऑफ कैपिलरी इज डबल्ड देन द राइज ऑफ वाटर इन द कैपिलरी विल बी। क्वेश्चन समझ रहे हो सब लोग? कहां का ये क्वेश्चन है? फ्लो ऑफ लिक्विड का या पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन। तो आपसे क्या बोला गया है? कैपिलरी की रेडियस को डबल कर दो। सभी लोग जानते हो जूरिन का नियम, और जूरिन का नियम क्या कहता है? H प्रोपोर्शनल 1/r। जूरिन्स लॉ क्या कहता है? H प्रोपोर्शनल 1/r। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी। सभी लोग नोट करते जाएं, जिनको समझ में कम आए वो जरूर कॉपी में लिखते भी जाएं। H प्रोपोर्शनल 1/r, और r को जैसे कम करोगे लेवल ऑफ लिक्विड राइज करेगा। तो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? रेडियस को डबल किया गया। अगर रेडियस को डबल करोगे तो लेवल पहले से क्या होगा? आधा होगा। लेवल जो होगा वो पहले से डिक्रीज होगा। अगर केस नली की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो जल स्तर की ऊंचाई केस नली में क्या होगी? जब रेडियस को करोगे डबल, ध्यान रखिएगा, यानी केस नली को चौड़ा करोगे तो लेवल और डिप्रेस होगा, गिरेगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी, पहले का आधा, पहले का आधा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। ठीक है ना? द्रव की जो बूंद होती है, लिक्विड की ड्रॉप, आप लोग जानते हो कि लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो अपने एरिया को अर्थात अपने क्षेत्रफल को घटाने का प्रयास करती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है अलग अलग पेपर में, जिसमें बेटा साइंस आती है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जिस भी पेपर में साइंस आती है, फिजिक्स का पोर्शन आता है, वहां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लो। द्रव की बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो सभी लोग जानते हो सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सरफेस टेंशन मींस पृष्ठ तनाव। ठीक है ना? तो टिक कर लें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर क्या होगा? ठीक है ना? A glass of water in which ice is floated। क्वेश्चन ये कह रहा है when ice melt then the level of water will be, बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। पानी के ग्लास में अगर बेटा बर्फ पिघलेगी, बर्फ मेल्ट होगी, तो क्वेश्चन का आंसर है कि पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा कि ऐसा करने से क्या होगा कि जब बर्फ मेल्ट होगी तो लेवल राइज करेगा, लेकिन ये गलत है, डेंसिटी का परिवर्तन होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन का सही आंसर है लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8, तांबे की एक वर्गाकार प्लेट में गोल छिद्र किया जाता है तो प्लेट को गर्म करने पर छिद्र का आकार, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री का सवाल है ये, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम लोग इसको पढ़ते भी हैं जब टॉपिक आता है ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है ना? तांबे की वर्गाकार प्लेट
प्लेट में गोल छिद्र किया जाता है, प्लेट को जब आप गर्म करोगे तो साइज ऑफ होल क्या होगा? साइज ऑफ होल बेटा क्या होगा? तो क्वेश्चन है साइज ऑफ होल बढ़ेगा, होल का साइज और इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? प्रसार, ऊष्मीय प्रसार, जिसको क्या कहते हो? थर्मल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग पहले से गेस किया करो कौन सा क्वेश्चन सही है, फिर जब मैं उसको बताता हूं तो अपने आप उसको मैच कर लिया करो, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है। आप एग्जाम जब दोगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, इसका आंसर आपके पास स्वयं है। और हां, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और जो नए बच्चे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहें या लगातार आप उन क्वेश्चंस को करते रहें। क्वेश्चन नंबर 9, जब पानी में नमक को मिलाते हैं तो इसके क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? When salt is added in water, then its boiling point and freezing point changes as। पहला आंसर है क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक घटेगा, हिमांक बढ़ेगा। तीसरा ऑप्शन है दोनों बढ़ेंगे। चौथा ऑप्शन है दोनों घटेंगे। बेटा जब वाटर में साल्ट को मिलाओगे, जब वाटर में साल्ट को मिलाओगे तो क्या होगा? ये इंप्योरिटी है, ये क्या है? अशुद्धि है, इंप्योरिटी। और इंप्योरिटी को मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इसका हिमांक क्या होगा? घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है? क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? एल्कोहल, ईथर, वाटर, पारद। ध्यान रखना, कौन हीट का आसानी से गुड कंडक्टर है? तो ऑप्शन नंबर बी, पारद। जो पारद होता है वो ऊष्मा का सुचालक है। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दोनों क्वेश्चन ये तैयार कर लें, अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ताप के निम्न में से किस पैमाने में निगेटिव वैल्यू नहीं होती है? सभी लोग जानते हो अलग अलग स्केल होते हैं जिनसे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो कह रहा है किस स्केल में निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता? सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, र्यूमर स्केल। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो केल्विन स्केल होता है इसको बोला जाता है परम ताप पैमाना, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, और ये कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए आप लोग उसको लर्न कर लें। सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर नेवर विल बी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा कलर दिखाई देता है? रेनबो। आप लोग जानते हो रेनबो का फॉर्मेशन, जो घटना होती है रेनबो का, वो वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन की घटना है। रेनबो का बनना डिस्पर्शन का फिनोमिना और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में है, इसको जरूर तैयार कर लो। और इसके जो बीच में जो कलर दिखाई देता है इंद्रधनुष में, रेनबो में जो कलर बनता है वो कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर, दैट मींस हरा कलर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? वेवलेंथ उसकी ज्यादा होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी कम होती है इंफ्रारेड की, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? इंफ्रारेड मींस अवरक्त किरणों की, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणों की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग तैयार कर लें। अवरक्त किरणों की वेवलेंथ ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। नोट कर ले बेटा जल्दी से, सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना? तो आप लोग इन क्वेश्चंस के नोट्स जरूर बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार की लक्ष्य सीरीज में 25 क्वेश्चंस के आगे भी वीडियोस लेकर आता रहूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यता होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसके फिलामेंट का टेम्परेचर क्या होगा? फिलामेंट का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। विद्युत का बल्ब जानते हो ना, जो पीला बल्ब होता है जिसमें तंतु होता है, फिलामेंट, ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, लर्न कर लो। और ये घटना कौन सी है? तापायनिक उत्सर्जन, ये भी लर्न कर लो। इसको थर्मोनिक इमिशन के नाम से जाना जाता है। बल्ब का जलना तापायनिक उत्सर्जन होता है बेटा। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टेम्परेचर कितना होगा? तो आंसर है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तैयार कर लिया सभी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा है?
आप लोग जानते हो जो सॉफ्ट आयरन होता है, जो नर्म लोहा होता है, इसकी क्रोड बनाई जाती है इलेक्ट्रिक मोटर में और इसी का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ये क्या है, नॉन परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो सॉफ्ट आयरन है वो नॉन परमानेंट मैग्नेट है, इसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ट्रांसफार्मर की क्रोड में। 15 का ऑप्शन नंबर डी, नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 16, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? उसने हम लोगों से यह जानना चाहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है बेटा? तो वो क्या होती है, अक्रिय गैस, नॉन रिएक्टेबल गैसेस होती हैं। आपको पता होना चाहिए अक्रिय गैसें भरी जाती हैं और इनमें से अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। एक एक क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता था वो मैंने वीडियो में कंटेन किया है। बस जरूरत इस बात की है कि आप लोग इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लें, जिससे आप लोग अपने एग्जाम में जरूर सिलेक्ट हों और आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन, सूर्य में नाभिकीय ईंधन। अरे भैया सभी लोगों को पता होना चाहिए, सन में सबसे ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन होता है और वही फ्यूल का काम करता है, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूल इज द हाइड्रोजन। 17 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ें, निम्न में से कौन सा जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? किसका यूज जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा करते हो? एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी और हीट एनर्जी और ज्वारी ऊर्जा, जो ज्वार से उत्पन्न होती है। ज्वार का मतलब यह हुआ हाई टेम्परेचर पर जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो जो एनर्जी जनरेट होती है उसको ज्वार ऊर्जा बोला जाता है। तो कौन जैविक मात्रा में, बायोलॉजिकल अमाउंट में यूज करे, बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो एनर्जी यूज होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? तो आंसर है सोलर एनर्जी। जैविक मात्रा में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होता है? ये क्वेश्चन आपको जनरल साइंस का है, केमिस्ट्री के पार्ट का है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होता है? सोडियम क्लोराइड आप लोग जानते होंगे बेटा, HCl। कौन सा? HCl। और HCl में कौन सा बॉन्ड होता है? वैद्युत संयोजी बंध, जिसको बोलते हो इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक कोवैलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी बंध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा? वैद्युत संयोजी बंध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कच्चे फल का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? ठीक है ना, स्टोरेज में आपने देखा होगा, भंडार जब किया जाता है फलों का और वो कच्चे फल होते हैं और जब उनको पकाया जाता है तो हम लोग किसी मटेरियल का यूज करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ किस प्रोसेस का परिवर्तन है ये? केमिकल, रासायनिक फिनोमिना, केमिकल, रासायनिक प्रक्रिया ये एग्जांपल है। कच्चे फल का पकना ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लोहे का जंग लगना, लोहे पर जंग क्यों लगती है? इसका प्रमुख कारण आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन के कारण लोहे पर जंग क्यों लगता है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑक्सीडेशन के कारण, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कैलोमल अयस्क है। कैलोमल जो है होता है वो ओर होता है। क्या होता है? ओर का मतलब अयस्क, और ये किसका ओर होता है? पारे का। कैलोमल जो होता है वो अयस्क होता है, ओर होता है किसका? और सब्सटेंस है ये मरकरी का। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन होगा ए, दैट मींस पारे का। कैलोमल अयस्क होता है किसका? पारे का। याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीडेशन फिनोमिना, कैलोमल अयस्क किसका है? पारे का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या है? पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को गेन करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं? तो आंसर है नाइट्रेट फॉर्म। आपको शब्द से ही समझ जाना चाहिए था, नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के फॉर्म में पौधे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एनडीए में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एनडीए में, एसएससी साइंस में, रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तैयार कर लेना। पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं
हैं कौन सा, नाइट्रोजन के फॉर्म में। ठीक है, फोटोग्राफी में क्वेश्चन नंबर 24, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड यूज होता है। ठीक है, तैयार कर लेना, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब लोलक घड़ी की लंबाई को दोगुना करते हो तब उसका टाइम पीरियड क्या होता है? समयावधि का मतलब टाइम पीरियड, सभी लोग जानते हो टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2 पाई रूट L अपॉन G। L को करोगे अगर 4 गुना तो T कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 गुना, क्योंकि T प्रोपोर्शनल अंडर रूट L। अगर L को करते हो 4 गुना तो T कितना होगा, 2 गुना। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर C, अगर आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम करोगे तो टाइम पीरियड कितना होगा, डबल होगा, अर्थात 2 गुना होगा। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने लक्ष्य सीरीज के इस सेकंड वीडियो में टॉप 25 दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किए जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरा एक ही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर आप तक पहुंचाया जाए, जिससे आपका साइंस का जो पोर्शन है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पूछा जाता है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। और खास तौर से फिजिक्स के भी जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा अच्छे लेवल के मैं छांट के लाने का प्रयास करता हूं। फिर भी आप प्रयास ये करें कि इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार करें। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, इनका लेवल आपको लगा हो कि आपके तैयारी के काबिल है, तो एक अच्छा सा, एक प्यारा सा सभी लोग कमेंट कर दें और पूरे वीडियो के लिए लाइक करें। और उसके बाद जो अन्य बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हों। और हाँ, जो नए बच्चे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में लक्ष्य सीरीज का पार्ट 03 लेकर हम लोग जल्दी से उपस्थित होंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।